हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन एक एक लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। अभी कहाँ पे होता है? फीमेल प्राइमेट्स में होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल प्राइमेट्स होता है, जैसे मंकीज हो गए, एप्स हो गया एंड ह्यूमन बींग्स हो गए। तो इसमें क्या होता है? फीमेल प्राइमेट्स हैं सब, तो इनमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है, जिसे हम पीरियड्स भी कह देते हैं। ठीक है, The first menstruation begin at puberty मीनार के। जब पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है ना, पहला जो होता है उसे मीनार के कहते हैं। अब मीनार के स्टार्ट कितने एज के बीच में होता है? स्टार्ट होता है एज कितने एज के बीच? एज फीमेल में होता है। ये एज कितने एज के बीच में होता है? ये 13 से 15 के बीच में स्टार्ट हो जाता है। 15 ईयर्स के बीच में क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मेनली 15 ईयर्स कहा जाता है। मेनली 15 ईयर्स में तो स्टार्ट हो ही जाता है। ठीक है, मेनली ये मीनार के स्टार्ट हो जाता है 15 ईयर्स में। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को कहते हैं मीनार के। ठीक है, इन ह्यूमन फीमेल्स में क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एंड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 टू 29 डेज। ठीक है, अब 28 एनसीईआरटी में 28 से 29 डेज लिखा है, लेकिन जनरली ये कितने होता है? 28 से 28 से 35 डेज भी होता है, किसी इसके बीच में होता है। 35 डेज का भी होता है किसी किसी फीमेल में। ठीक है, तो इतना होता है जनरली, लेकिन हमें एनसीईआरटी जो लिख रखा है ना, वो याद रखना। अगर ये आ जाए तो इतना हमें पता होना चाहिए कि 38 से 35 डेज तक होता है, लेकिन जनरली हमें एनसीईआरटी का लाइन आता है। हाँ, आता है। ठीक है, तो 28 से 29 डेज तक होता है। द साइकिल of events starting from one menstruation till the next one is called। अब देखो, एक साइकिल चल रही है, यानी कि फर्स्ट डे से लेके 28 डे तक चलता है, फिर 28 डे तक खत्म होने के बाद दोबारा स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट डे से। मतलब कि 28 का रहा तो 28 के बाद दोबारा 1 2 3 ऐसे स्टार्ट हो जाता है। तो इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये टोटल एक मंथ का ऐसे कहते हैं, 1 मंथ तक चलता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है, इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसमें क्या होता है? होता क्या है जनरली देखना, ये होता है क्या है? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे मीनार्के का क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्यूबर्टी कब स्टार्ट होता है, कौन सी एज में होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा। अभी क्या होता है? इसमें एक ओवम निकलता है, इसमें वन ओवम रिलीज्ड। अब ओव्यूलेशन पीरियड के दौरान होता है, ओव्यूलेशन पीरियड 14 डे में होता है, ओवम रिलीज होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस बीच में चलता है उस बीच में यानी 1 to 5 डेज के बीच में ये स्टार्ट हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है, यानी 1 to 5 डेज में। ठीक है, तो 1 से 5 डेज में निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो हम जैसे अब ये पढ़ते हैं, जैसे इसके बारे में देखो, इस ग्राफ को अच्छे से पढ़ते हैं। एक ग्राफ जो हमें दे रखा है ना, इस ग्राफ को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे एक ग्राफ दे रखा है हमें। ठीक है, अब देखो, इसमें दे रखा है डे बाय दे रखा है, डे दे रखा है 1 2 1 के बाद 3, फिर 2, ये मान लेते हैं 3 4 5 7 9 11 13। अब देखो 14 डे तो होता है ना, 14 दिन, यानी कि 14th डे जो होता है वो ओव्यूलेशन डे होता है, मेनली ओव्यूलेशन डे होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? देखो, इसको क्या कहते हैं? इसके अलग अलग नाम होते हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्या होता है। जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है, इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं। जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इतने दिन का। हम ओव्यूलेशन डे निकालते हैं, 14 डे ओव्यूलेशन डे होता है। 14th डे इज ओव्यूलेशन डे होता है। अब ओव्यूलेशन डे क्या होता है? इस मतलब 14th डे होता है ना, मेनली 14 डे के अंदर अगर कोई ओव्यूलेशन डे होता है, यानी कि सेक्स करेंगे तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं 14 डे में। ठीक है, मेनली 10 to 14 डेज के करीब में ना सेक्स नहीं करना चाहिए, इससे क्या होता है? प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली 14 डे में ज़्यादा चांस होता है। अगर किसी को बच्चा चाहिए, ठीक है, तो 14 डे में अगर वो क्वाइटस करते हैं, ठीक है, तो वो प्रेग्नेंट हो सकती है वो फीमेल। ठीक है, तो ये निकालते कैसे? जैसे हमारे 28 डेज का साइकिल होता है, 28 डेज में से 14 डेज क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो ये कितना बचा? 14 डे। अब ये 14 डे बच गया ना, जितना दिन ये बचेगा ना तो ओव्यूलेशन डे कहलाएगा। जैसे हम कहें तो किसी किसी में 35 होता है, तो 35 में से 14 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? उसका बच जाएगा कितना? 21 डेज होगा। तो 21 डे क्या होगा? उसका ओव्यूलेशन डे होगा। ये क्या होगा? ओव्यूलेशन डे होगा, इसका ओव्यूलेशन डे होता है। ठीक है, हम इस ग्राफ में अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे 14 डे, ये 14 डे आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ओव्यूलेशन डे कहलाता है ये 14 डे। अब यहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं जनरली, ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज।
ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं, ठीक है। इसे यूट्राइन फेज भी कहते हैं, फेज भी कहते हैं, और भी कई सारे नाम है, ठीक है, एक एक हम पढ़ते जाएंगे। देखो अब 1 to 5 डेज में क्या होता है, 1 से 5 डेज में क्या होता है, इसमें क्या ओवम रिलीज हुआ, मेंसेस यानी कि मेना के स्टार्ट हुआ तो मेंसेस हो स्टार्ट हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। ओवम रिलीज हुआ यानी कि जनरली, ठीक है, ओवम रिलीज हुआ तो ओवम रिलीज, ओवम जो रप्चर होता है ना, मतलब टूटता है ना, तो इससे क्या होता है, इसी के कारण पेन होता है, 1 से 5 डेज में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ठीक है। ब्लीडिंग कितने ml का ब्लड होता है, मतलब कितने ml ब्लड निकलता है, अब कितने ml में बोले तो हम ब्लड रिलीज होता है कितने, ब्लड RELEAL रिलीज्ड इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, कितना रिलीज होता है, रिलीज ये होता है 35 से 80 ml पर डे निकलता है, 35 से 80 ml ब्लड निकलता है इसमें, ठीक है, 35 से 80 ml ब्लड, ठीक है, ये हो गया। इसमें होता है कि फिर इसको फॉलिकुलर फेज में रहता है, फॉलिकुलर फेज में होता है क्या, देखो फॉलिकुलर फेज को हम जिसको प्रोलीफरेटिव फेज भी कहते हैं, इसका अदर नाम भी ओव्यूलेशन जिसे कहते हैं, यहाँ 14 डे ओव्यूलेशन डे भी कहते हैं इसको, ठीक है। जैसे फॉलिकुलर फेज, ये नहीं कि जनरली दो ही फेज ही होते हैं, एक फॉलिकुलर फेज तो एक ल्यूटियल फेज होता है, एक ल्यूटियल फेज और फॉलिकुलर फेज होता है, ठीक है। तो ये इसे प्रोफ्लेटरी फेज भी कहते हैं और सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। अब इसको भी कुछ नाम होता है, सेक्रेटरी फेज को कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम होता है इसमें। अब क्यों कहते हैं ऐसे ऐसे, यहाँ पे आते देखते हैं। अब देखो मेंसेस हुआ, ठीक है, अब ये हार्मोन देखते हैं, मेनली हार्मोन क्या हुआ, देखो यहाँ पे FSH और LH हार्मोन निकल रहा है, यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकल रहा है, ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। अब देखो 1 से 5 डेज में क्या हुआ, कौन सा हार्मोन इंक्रीज है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन मतलब डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज है और फिर एस्ट्रोजन क्या है यहाँ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। कब, ओवेरियन हार्मोन लेवल से ये हो गया, और ये हो गया प्यूटरी हार्मोन लेवल। प्यूटरी हार्मोन लेवल कहाँ से, एंटीरियर प्यूटरी से निकलता है, ठीक है, एंटीरियर प्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। अब देखो पहले एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के बारे में पढ़ते हैं। पहले देखो एस्ट्रोजन क्या होता है, इंक्रीज रहता है कब, 1 से 14 डेज के बीच में इंक्रीज रहता है, ठीक है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज रहता है। वही फिर क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे, 14 डेज के बाद होने के बाद ये इंक्रीज कर रहा है। अब वही ओव्यूलेशन वो क्या होता है, एस्ट्रोजन डिक्रीज कर रहा है। फिर ये अगर प्रेगनेंसी होगी तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो कि दोबारा क्या होता है, एस्ट्रोजन इंक्रीज कर जाती है और प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज कर जाती है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज कर जाता है। अगर प्रेगनेंसी हो गया तो प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज रहेगा, अगर नहीं हुआ तो एस्ट्रोजन ही इंक्रीज हो जाएगा दोबारा, ठीक है। ये 14th डे के बाद होता है, ठीक है। अब FSH और LH के बारे में पढ़ लेते हैं। FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अब FSH शुरुआत में FSH क्या है, इंक्रीज किया, फिर 1 to 5 डेज के बाद क्या है, 1 to 5 डेज के बाद ये डिक्रीज करिए, फिर यानी कि ब्लीडिंग के दौरान 1 to 5 डेज के दौरान FSH इंक्रीज रहेगा, फिर क्या डिक्रीज हो जाएगा। देखो अब 14 डे में फिर क्या आता है, ऐसे डिक्रीज रहेगा डिक्रीज रहेगा डिक्रीज रहेगा। जनरली जब प्रेगनेंसी नहीं होगी तब ये दोबारा इंक्रीज हो जाता है, किसी दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल करने के लिए इंक्रीज हो जाता है। अब देखो, अब इसके बाद LH देखते हैं, LH क्या हुआ, 1 to 5 डेज में डिक्रीज हुआ, ठीक है, LH डिक्रीज हुआ 1 to 5 डेज में, ठीक है। यहाँ से यहाँ मेनली देखो यहाँ पे डिक्रीज हुआ, डिक्रीज बाद में फिर 1 to 5 डेज के बाद वो इंक्रीज कर जाता है, ओव्यूलेशन में इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, ओव्यूलेशन पीरियड के दौरान वो इंक्रीज कर जाता है। देखो 14 डे यहाँ पे, 14 डे यहाँ पे भी इंक्रीज कर गया ये, तो इंक्रीज अगर प्रेगनेंसी हो गई तो LH में ल्यूटेजन हार्मोन ही चलेगा, ठीक है, LH ही चलेगा, अगर नहीं हुई तो FSH दोबारा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दे, देखो यहाँ पे जैसे दे रखा है डेवलपिंग फॉलिकल्स, देखो जैसे ये हमारे डेवलपिंग फॉलिकल्स दे रखे हैं, तो इसको हो गया, देखो ये देखो यहाँ तक क्या है, इंक्रीज मैच्योर फॉलिकल, ये फॉलिकल मैच्योर है पूरा। अब ये क्या है, ओव्यूलेशन यानी कि 14 डे है, 14 डे ओव्यूलेशन इंक्रीज हुआ यहाँ से, तो ओवम निकल गया। तो इसी दौरान अगर इसको स्पर्म मिलता है तो ये फर्टिलाइजेशन यानी कि प्रेगनेंसी हो जाएगी इसमें, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो क्या होता है, नहीं हुआ तो फिर अगर देखो अगर कॉर्पस ल्यूटम बनाएगा, कॉर्पस ल्यूटम बनने के बाद अगर प्रेगनेंसी हो गई तो कॉर्पस ल्यूटम ही बना रहता है, ठीक है, इसके बाद आगे प्रोसेस होता है। अगर नहीं बनता है तो कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाता है, ठीक है, इन नो प्रेगनेंसी। कॉर्पस ल्यूटम का मतलब होता है कॉर्पस एल्बिकन्स बनाता है, सॉरी, इसके बाद क्या है, देखो ये लाइनिंग दी गई ना, ये लाइनिंग यानी इसके बाद 29 के बाद 1 2 दोबारा स्टार्ट, तो ये दोबारा स्टार्ट हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे, ठीक है।
तो ये जो पॉइंट है ना, ये देखें यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाता है। ये अगर ये इसका डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटेम है, ये भी रिप्रेसिंग कॉर्पस रिग्रेसिंग कर रहा है, रिग्रेस कर रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाता है अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो, ठीक है। इतना हमने देख लिया। अब इसको कहते हैं 2 फेज मैंने कहा था, इसको फॉलिकुलर फेज या इसको ल्यूटल फेज भी कहते हैं, ठीक है। फॉलिकुलर फेज इसको कहते हैं, नीचे लिखा हुआ है ऐसे, फॉलिकुलर स्टेज कहते हैं इसको, फॉलिकुलर स्टेज, इसको ल्यूटल स्टेज, ठीक है। ये हो गया, स्टेज कह लो फेज कह लो, एक ही बात है, ठीक। अब देखो ये यहाँ पे डेज लिखे हुए हैं कुछ, अब यहाँ पे डेज में लिख देते, यूट्रिन इवेंट्स कब होता है, 3 से 5 डेज के बीच में होता है, 3 से 5 डेज के बीच में होता है। अब ये ओवेरियन हार्मोन रिलीज कब होता है, 6 to 14 डेज में। देखो मैंने देखा नहीं, एस्ट्रोजन दिखा है ना, 6 to 14 डेज का दिखा है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो जनरली होता क्या है, अब कितना ml ब्लड निकलता है, मैंने बताया था 35 से 80 ml ब्लड निकलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं। देखो इसमें एस्ट्रोजन और हमने प्रोजेस्टेरोन हमने देख लिया। मेनली याद रखना है कि एस्ट्रोजन फॉलिकुलर फेज में जनरली एस्ट्रोजन निकलता है, और ल्यूटल फेज में क्या निकलता है, इसको ल्यूटल फेज यानी सेक्रेटरी फेज में प्रोजेस्टेरोन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। हो गया, 1 से 28 डेज का होता है, हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या हो गया। इसके बाद कुछ पॉइंट्स जैसे LH मेनली ओव्यूलेशन में हेल्प कौन करता है, ओव्यूलेशन में मेनली हेल्प करता है क्या, LH ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, LH ओव्यूलेशन में हेल्प्स, ऐसे लिख देते हैं, हेल्प्स इन OVULATI, ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, LH हेल्प करता है ओव्यूलेशन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ एक लेबलिंग बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है देखो, अब एंटीरियर पिट्यूटरी से निकला क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी यहाँ लिख लेते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से हार्मोन निकला, कौन सा हार्मोन निकला, 6 to 15 हार्मोन निकला, ठीक है। कौन सा, FSH निकला, कब, 6 to 15 डेज में, ठीक है, 6 to 15 डेज, याद रखना। अब क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, ग्राफियन FSH है, इसके बाद ग्राफियन फॉलिकल बनता है, ग्राफियन फॉलिकल बनता है, ग्राफियन फॉलिकल बना, ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, एस्ट्रोजन बनना, एस्ट्रोजन हार्मोन बना, ठीक है, एस्ट्रोजन। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद प्रोरेटिव फेज आता है, प्रोलीफरेटिव प्रोरेटिव फेज, ठीक है, ये बन गया। तो ये प्रोसेस ऐसा होता है यहाँ पर, ठीक है, प्रोलीफरेटिव फेज बन गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है ये कैसे बनता है, ठीक है, ये इसका ध्यान रखना। ये हो गया, ठीक है। वही फिर दोबारा क्या है, दोबारा एंटीरियर पिट्यूटरी से LH ऐसे निकलता है, LH निकलता है दोबारा, ठीक है, LH निकलता है ऐसे एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। वो कब निकलता है, लास्ट के टाइम में निकलता है, ठीक है। तो ये कॉर्पस, ये ग्राफियन फॉलिकल बना है, उसमें कॉर्पस ल्यूटेम बनाता है, कॉर्पस ल्यूटेम का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना देता है, जो मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो यहाँ हम इसे भी लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी से ये भी निकला, और इधर इधर क्या निकला, इधर LH निकल जाएगा, इधर LH निकला। LH के बाद क्या निकलता है इसमें, LH के बाद कॉर्पस ल्यूटेम बना लेगा, कॉर्पस ल्यूटेम बना लिया। ल्यूटेम की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, देखे ना, ठीक है, कॉर्पस LETU ल्यूटियम होता है। इसके बाद क्या बनता है, इसके बाद बनता है प्रोजेस्टेरोन, जो कि मेंटेन करके रखता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है जो कि मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ये क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसी में यही फेज क्या कहलाता है, यही फेज क्या कहलाता है, ये फेज कहलाता है ल्यूटल फेज, क्या कहलाता है, ल्यूटल, LUTEAL ल्यूटल फेज,
या स्टेज कह लो, ठीक है। तो ल्यूटेल फेज का कैसे होता है प्रोसेस बनने का, और प्रोलिफेरेटिव फेज कैसे बनता है, ये ध्यान देना है, ठीक है। ये हो गया ये दोनों। इसके बाद क्या होता है, ये हमने जो ग्राफ को अच्छे से समझना है। अब देखो, अब हम एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। देखो, द मेजर इवेंट्स, क्या होता है, मेजर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर। अब फिगर में दिखाया गया, देखो फिगर हमने देख लिया। एंड द साइकिल ऑफ स्टार्ट्स द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन द मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स इन 3 to 5। 3 to 5 से तक काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ठीक है, ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग हुआ, ठीक है। इस ब्लीडिंग में ब्लीडिंग होती है तो बहुत ज़्यादा पेन करता है। उस पेन क्यों करता है, रप्चर्स होता है ना, वो क्या होता है, ओवम है ना, रप्चर्स होता है, ओवम क्या होता है, रप्चर होता है। तो रप्चर जो होता है ना, उसी के कारण वो काफ़ी ज़्यादा पेन करता है, काफ़ी ज़्यादा पेन करता है। पता है उस पेन को क्या कहते हैं, डिसमेनोरिया कहते हैं। उस पेन को क्या कहते हैं, डिसमेनोरिया कहते हैं उसको, डिसमेनोरिया। देखो इसका यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ। जो पेन होता है, ऐसे लिख दूँ मैं, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहते हैं इसको, डिस, डी वाई एस, डिसमेनोरिया, एम ई एन ओ डबल आर एच ओ ई ए। अब देखो डिसमेनोरिया कहते हैं, डिसमेनोरिया क्या, हमने इसको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो, अब देखो डिस का मतलब क्या होता है, पेन। डिस का मतलब क्या हो गया, पेन। मेनोरिया का मतलब क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। तो ये पेनफुल जो होता है ना, उसको कहते हैं डिसमेनोरिया कहते हैं, ठीक है। डिस अलग हो गया, मेनोरिया अलग हो गया, ठीक है। तो डिसमेनोरिया पेनफुल होने को कहते हैं डिसमेनोरिया कहते हैं, ठीक है। ये 1 to 5 डेज में ज़्यादा करता है, क्योंकि क्यों करता है, जो ओवम रप्चर होता है ना, यानी कि रप्चर में टूटता है, जो टूटता है ना ओवम, तो बहुत ज़्यादा पेन करता है। मतलब जनरली जो फीमेल होती है ना, अपने लाइफ में जितना पेन, मतलब पेन वो झेलती है, मतलब सहन करती है, यानी कि झेलती है ना, उतना मेल उसका एक पार्ट भी नहीं कर सकता, ठीक है। अब गॉड ने ऐसे बनाई है फीमेल को, ठीक है। अब देखो, अब आगे पढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा है ना, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। अब यहाँ एंडोमेट्रियल लाइनिंग देखो, इसमें डायग्राम में ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, ये लाइनिंग होती है शुरुआत की, अंदर वाली लेयर जो होती है, ठीक है, उसको कहते हैं एंडोमेट्रियल लाइनिंग कहते हैं। ये भी रप्चर हो जाता है, वो तो रप्चर होता है, ब्लीडिंग होता है, फिर रप्चर होता है, टूटता है तो ब्लीडिंग होता है। तो ये भी एंडोमेट्रियल वॉल भी रप्चर होता है, ठीक है। तो ये पूछ लेता है कि क्या रप्चर होता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो वॉल होते हैं ना उसकी, वो रप्चर होता है यूट्रस की, ठीक है। एंड इट्स ब्लड वेसल्स फ्रॉम विच फ्रॉम लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना। ये वेजाइना में, तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, काफ़ी 3 to 5 डेज वाले। फिर ये क्वेश्चन में क्या टूटता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग, यूट्रस रप्चर होता था, ओवम रप्चर होता है, ठीक है। अब मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ रिलीज्ड ओवम नॉट फर्टिलाइज। हाँ, अब मेंस्ट्रुएशन कब होगा, देखो मेंस्ट्रुएशन रिलीज होगा, ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तब। अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिलीज हो, मेंस्ट्रुएशन तो होगा ही नहीं। अगर देखो चेक करना है कि प्रेगनेंसी, कोई लेडी प्रेग्नेंट है या नहीं है, ठीक है, प्रेग्नेंट है या नहीं है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, जब तक प्रेगनेंसी रहेगी तब तक, और उसके लैक्टेशन पीरियड तक, ठीक है। लेकिन अगर ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है दोबारा, ठीक है, तो उसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जनरली ये भी तरीका है प्रेगनेंसी चेक करने का, ठीक है। अब ये देखो मीनार के 15 ईयर्स में होता है, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब देखो रिप्रोडक्टिव फेज जनरली हम, चलो इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अब देखो लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव प्रेगनेंसी। अब ये देखो लेक, कहाँ गया लेक, यहाँ पे लेक। अब ये लेक ऑफ यानी कि कम, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तो क्या होगा, क्या होगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है। हाउएवर इट में, जैसे जनरली देखो 14 डे ओव्यूलेशन डे होता है, या कोई और डे में कर ले तो 10 to 40 डे में अगर किसी मेल फीमेल ने क्वार्टस किया, ठीक है, क्वार्टस किया, और नेक्स्ट डे उनको चेक करना है कि उनकी प्रेगनेंसी हुई है नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, देखेंगे कि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा स्टार्ट हो गया। अगर वेट डे देखना पड़ता है मेनली हमें, ठीक है, डे देखेंगे, गिनती करेंगे कौन सा डे है उस हिसाब से, ठीक है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाती है
तब तो क्या है, प्रेगनेंसी नहीं हुई तो क्या करना है, मतलब इससे होगा कि नहीं हुई तो ये प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, इसका मतलब ये कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज। जैसे अब कोई कोई होता है ना, जैसे किसी कोई और भी कारण होता है प्रेगनेंसी ना होने के। जैसे क्या होता है, अगर कोई लेडी स्ट्रेस ले रही है, उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है तो स्ट्रेस ले रही है, उसकी हेल्थ सही नहीं है, पुअर हेल्थ है, इसके बेसिस पे भी क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, ठीक है। या मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, इसके वजह से भी नहीं होता है मेंस्ट्रुएशन, स्ट्रेस या पुअर हेल्थ की वजह से मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, ठीक है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। अब कहाँ पे होता है, मेनली फॉलिकुलर फेज। ये दो ही फेज तो होते हैं इसके, जनरली देखें तो एक फॉलिकुलर फेज, एक ल्यूटेल फेज, यानी कि फॉलिकुलर फेज और ल्यूटेल फेज होते हैं, ठीक है। एक में एस्ट्रोजन, एक में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है जनरली, ठीक है। तो ये हो गया फॉलिकुलर फेज। ये भी क्वेश्चन पूछना है यहाँ से, ठीक है, कब कब नहीं हो सकता है और ये कब कौन से फेज में जनरली होता है स्टार्ट। पहले ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स ऑफ इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। हमने पढ़ा फुल्ली मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनाता है ये अच्छे से पूरा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट्स थ्रू द पोलरिफिकेशन। अब पोलरिफिकेशन फेज में क्या होता है, रीजनरेट होता है, ठीक है, दोबारा बनता है, मतलब रीजनरेट हो गया। दिस जो रप्चर हो जाते हैं वो खराब हो जाते हैं, मतलब ब्लीडिंग होता है, पेन जो करता है, ठीक है। तो रप्चर हो जाता है तो दोबारा वो, जैसे कहीं घाव हो जाता है तो घाव ठीक होता है ना भाई, तो वैसे यहाँ पे भी रप्चर होने के बाद ये ठीक हो जाता है दोबारा, अपने जैसा था वैसे ही हो जाता है दोबारा, ठीक है। दिस चेंजेस in the ovary and uterus are induced by the changes of the level of pituitary and ovarian hormone। पिट्यूटरी हार्मोन, कौन सा पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं। हार्मोन कौन से, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन से, एक LH हो गया, देखो एक LH हो गया, एक FSH हो गया, ठीक है। और ओवेरियन हार्मोन कौन कौन से होते हैं, पिट्यूटरी से तो ये निकल गया, एंटीरियर पिट्यूटरी से ओवेरियन हार्मोन कौन सा हो गया, एक हो गया एस्ट्रोजन, एक हो गया प्रोजेस्टेरोन। देखो एक हो गया एस्ट्रोजन, लिख लेते हैं यहाँ पे, हाँ यार यहाँ पे लिखना, एक एस्ट्रोजन ई, देखो एक हो गया एस्ट्रोजन ESTROGN एस्ट्रोजन, एक हो गया प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन में नहीं निकलते, दोनों का काम मैंने बता चुका हूँ। एस्ट्रोजन का काम कब होता है और प्रोजेस्टेरोन का काम कब होता है, ठीक है। तो ये बता दिया गया, ठीक है, इसको याद रखना अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सीक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन। अब देखो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH जिसको कहते हैं, GnRH ये क्या LH और FSH इंक्रीज करते हैं ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज में, ठीक है। कब, फॉलिकुलर फेज में, बताया मैंने, ठीक है। द स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज द सीक्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन और ग्रोइंग फॉलिकल्स, ठीक है। अब ग्रोइंग फॉलिकल्स होती है, बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल। अब दोनों पीक लेवल कब अटेन करते हैं, मिडल यानी 14 डे ओव्यूलेशन डे होता है तब, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 14 डे यानी कि ओव्यूलेशन डे जो होता है तो ये पीक लेवल अटेन करता है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। रेपिड सीक्रेशन LH लीडिंग टू द मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल ऑफ LH सर्ज। अब LH सर्ज क्या होता है, मिड साइकिल यानी 14 डे जो होगा तो मिड साइकिल वहाँ पे इंक्रीज करेगा तो क्या होता है, उसे LH सर्ज कहते हैं। इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करेगा एंड देयर बाय रिलीज द ओवम रिलीज करेगा तो उसे कहते हैं ओव्यूलेशन। ये जनरली 14 डे में होता है, 14 डे, ठीक है। अब 28 डेज का जिसका साइकिल है उसका 14 डेज में ही होगा, ठीक है। हम कैलकुलेट कर क्या करते थे, जैसे फाइनल डे मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का है उस फीमेल का, उसमें से 14 डे हम माइनस करके ओव्यूलेशन डे निकाल लेते थे, ठीक है। द ओव्यूलेशन एंड ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय ल्यूटेल फेज ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ग्रामेट फॉलिकल ट्रांसफर टू कॉर्पस ल्यूटेम। अब देखो प्रेगनेंसी होगी कॉर्पस ल्यूटेम बनता है, अगर प्रेगनेंसी होगी तो कॉर्पस ल्यूटेम आगे जाके कुछ और बनता है, लेकिन नहीं हुई तो कॉर्पस एल्बिकल्स बन जाता है, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटेम सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। अब कॉर्पस ल्यूटेम सीक्रेट करता है लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है प्रेगनेंसी के, अगर ये हो गया ना प्रेगनेंसी तो प्रोजेस्टेरोन ही आगे जाएगा, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन ही आगे, अगर नहीं हुआ तो एस्ट्रोजन दोबारा अपने लेवल पे आ जाएगा,
विच इज एसेंशियल टू मेंटेन द एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये हमारे एंडोमेट्रियम में होता है ना, वाल होती है, इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की। ठीक है, तो उसमें भी हेल्प करता है, उसको रप्चर हो जाता है ना, उसको भरने में भी हेल्प करता है। तो सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांट। अब इम्प्लांटेशन तो वही होता है ना एंडोमेट्रियम में। इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। अब दूसरे इवेंट्स भी इसी के हार्मोन के प्रेजेंस में होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं। देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, यानी कि कॉपर्स अल्बिकन्स जब बन गया, तो यहाँ से बहुत काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल से ना काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान देना है। मतलब मैं क्वेश्चंस लगा रहा हूँ जबरदस्त, तुम्हें ऐसे भी समझ लीजिए पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। इन द एब्सेंस, अब देखो, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, द कॉपरस ल्यूटम डिजनरेट कर जाता है। डिजनरेट करके वो क्या बनाते हैं, कॉपरस एल्बिकल्स बना लेते हैं। दिस कॉज दिस इंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मैच्योरेशन एंड मेक मार्किंग न्यू साइकिल। फिर न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाता है, तो वही न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 1 डे से स्टार्ट दोबारा शुरू होता है। तो रेगुलर ऐसे ही मैच्योर साइकिल चल देता है, मंथ टू मंथ ऐसे लगातार चल देता है। इन ह्यूमन बीइंग मैच्योर साइकिल सीजेस। अब देखो 50 ईयर्स, एनसीईआरटी का पॉइंट है ये, एनसीईआरटी का पॉइंट है 50 ईयर्स में सीज हो जाता है, इसको कहते हैं मीनोपॉज। तो नाम क्या कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो 50 जनरली इसका होता है, एज होता है 45 से 50 डेज ईयर्स के होता है। ठीक है, 45 से, अब 45 से 50 ईयर्स के बीच में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, मतलब स्टॉप होता है, यानी मीनोपॉज आ जाता है। यानी कि जनरली अगर कहा जाए तो एक लेडी पूरे लाइफ में कितने ईयर्स तक रिप्रोडक्टिव लाइफ उसकी कितने दिन तक होती है, तो जनरली हम कहें तो उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, रिप्रोडक्टिव लाइफ कितनी होती है, रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है कितनी, उसकी होती है, अगर हम जनरली कहें तो 30 से 33 ईयर्स क्या उसका रिप्रोडक्टिव लाइफ, यानी कि इतनी एज में ही सिर्फ वो रिप्रोडक्शन करके मतलब बेबी प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, प्रेग्नेंट हो सकती है जनरली। ठीक है, अब जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 फेज में होते हैं, हमने पढ़ लिया। ठीक है, एवरेज ड्यूरेशन 28 से 35 डेज है, लेकिन एनसीईआरटी का पॉइंट हमें याद रखना है 28-29 डेज के बीच में होता है। ठीक है, ठीक है, ये इतना हमने पढ़ लिया। ठीक है, चलो और आगे हम पढ़ते हैं। देखो ये मेनोपॉज हो गया, तो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन is an indicator of normal reproductive phase that extends between menarche and menopause। अब देखो menarche menopause, menarche कब होता था, स्टार्ट फर्स्ट डे स्टार्ट होता था, मतलब एज में 13 से 15 डेज में, मेनली 15 डेज में 15 ईयर्स के बीच में स्टार्ट हो जाता है फीमेल। अब मेनोपॉज 50 ईयर्स में तो स्टॉप हो जाता है। तो एनसीईआरटी का हमें लाइन ये याद रखना है। ठीक है, मेनोपॉज कब होता है ये याद रखना है। ठीक है, हार्मोन कौन कौन से कब रिलीज होते हैं सब याद रखना है। ठीक है, और कुछ हमारा छूटा क्या देख लेते हैं, कुछ छूटा तो बता दो, कैसे बताओगे। देखो हाँ, एक चीज़ ये जान लो कि जैसे कोई फीमेल, मतलब फीमेल का जैसे चेंज कर लेता हूँ मैं, हाँ, तो कोई जैसे फीमेल है, फीमेल मेल और फीमेल का जैसे जो ओवम निकला, ओवम का रिलीज हो गया, फर्टिलाइजेशन लाइफ स्पेन कितनी होगी, रिलीज होने के बाद लाइफ स्पेन कितनी होती है, तो 12 से 24 आवर ही रहता है इसका ओवम रिलीज। अगर ओवम रिलीज हो गया तो फर्टिलाइज लाइफ स्पेन कितना रहता है, ओवम रिलीज मैसेज है, ओवम रिलीज होगा तो, ओवम रिलीज होगा तो कितना लाइफ है, ओवम रिलीज होगा तो उसकी फर्टिलाइजेशन लाइफ स्पेन कितनी होगी, ZATI फर्टिलाइजेशन लाइफ स्पेन कितनी होती है, ओवम का कहता है मेनली, ओवम का कितना होता है 12 टू, ठीक है 12 से 24 आवर्स, हाँ आवर्स तक रहता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जनरली। ठीक है, आवर्स तक रहता है। और फीमेल का कितना रहता है, मेल में रहता है कितना, मेल स्पर्म का कितना रहता है, मेल स्पर्म का रहता है जनरली, मेल स्पर्म का ऐसे जनरली कहते हैं 48 से 72 आवर्स, 48 टू 72 आवर्स। तो ये याद रखना है आवर्स। ठीक है, आवर्स याद रखने ये। ठीक है, इतना हो गया।
LH सर्च कब होता है, इंक्रीज कर देता है। LH सर्च में LH क्या कहता है, LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। कब, 16 to 24 आवर्स में, यानी कि कब 14 डेज जो होता है, ठीक है। इतना हो गया हमारा, ठीक है। ऐसे पढ़ने को तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करके पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी हमें जो दे रखा है ना, मेनली हम एनसीईआरटी डिकोड कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी हमें कवर करना है। जब इसके नोट्स यानी कि इसका जो है कोर्स स्टार्ट हम जब करेंगे नीट एग्जाम के बाद, तो उसमें हम अच्छे से नोट्स करेंगे, तो उसमें अच्छे से और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये जैसे पुराने एनसीईआरटी में ये चीज़ नहीं दी होती थी, अभी हाइजेनिक भी दी थी। देखो इन्फेक्शंस मतलब रिप्रोडक्टिव, वहाँ पे ना जो वेजाइना होता है वहाँ पे ना इन्फेक्शन भी होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, क्योंकि ये देखो बैक्टीरियल फंगल या फंगस इन्फेक्शन सब काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना रहता है, ठीक है। सैनिटरी यूज़ की जाती है, ठीक है, जैसे पैड्स होते हैं वो सब यूज़ करते हैं मैंने। तो हमें मेंस्ट्रुअल हाइजीनिक का भी ध्यान रखना चाहिए फीमेल को, ठीक है, ठीक है। कुछ भी जैसे पहले के टाइम में कप क्लोथ यूज़ कर लेते थे, कॉटन क्लोथ, लेकिन अब तो फैसिलिटी ज़्यादा आ गई है, पैड्स बन गए हैं, ठीक है। तो अधिक अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए, ठीक है, तो एक पैडमैन फिल्म है अक्षय कुमार की, वो देख लेना, ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन, इस पर ध्यान देना, ठीक है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर नहीं ध्यान दिया तो इन्फेक्शन हो सकता है, बीमारी हो सकती है, वही बीमारी आगे जाके कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो पहले के टाइम में फीमेल डेथ करती थी जनरली, इससे भी कई फीमेल डेथ कर जाती थी, किससे, इन्फेक्शन होने के कारण। वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता था उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। तो टेक बाथ एंड क्लीन, उसको जनरली अब क्या कहता है, टेक बाथ, नहा देना चाहिए और साफ कर लेना चाहिए, उसको रेगुलरली साफ करते रहना चाहिए, ठीक है। किसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हो रहा है वहाँ पे साफ कर लेना चाहिए। यूज सैनिटरी नैपकिन्स आ जाते हैं आज के टाइम में, तो यूज़ करना चाहिए, मतलब यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो हमारे मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या होता है, जैसे पुअर लेडी है कोई, यानी पुअर फैमिली है, तो इसके लिए तो अब देखो पुअर फैमिली है तो लेडी कई मतलब जो पैसे वाले हैं वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या है, क्योंकि ये सस्ते तो होते नहीं है, ये महंगे होते हैं काफ़ी। तो हमारे गवर्नमेंट या एनजीओज होते हैं बहुत सारे जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, नैपकिन्स और क्लीन, ठीक है। तो होममेड पैड्स, कुछ होममेड पैड्स भी आते हैं जो बहुत सस्ते होते हैं, ठीक है। एंड चेंज सैनिटरी एंड नैपकिन्स होममेड, ठीक है। पैड्स आफ्टर, अब हमें चेंज करना चाहिए, चेंज जनरली कितने टाइम के, यहाँ पे देखो टाइम भी लिख दिया 4 to 5 आवर्स, तो ये नीट का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आया तो नहीं अभी तक, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है। 4 to 5 आवर्स में चेंज होता है, यानी कि अगर खराब हो जाए तो उसको चेंज कर लेना चाहिए, उसी को नहीं, क्योंकि अगर चेंज नहीं करें तो इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें चेंज करते रहना चाहिए, यानी कि 4 to 5 आवर्स तो जनरली लिखा हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, किसी का इससे कम भी टाइम लग सकता है, तो जनरली चेंज कर लेना चाहिए। उसको क्या कहते हैं, डिस्पोज करना होता है, डिस्पोज ऑफ द यूज सैनिटरी नैपकिन्स, उसको डिस्पोज करना होता है, ठीक है। प्रॉपरली रैपिंग इट, मतलब जो हुआ है, मतलब जो नैपकिन्स को प्रॉपरली ढक के अच्छे से रैप करके उसको में डिस्पोज करना होता है, ठीक है। कि विद यूज्ड पेपर डू यू नोट थ्रो, उसको इधर उधर कहीं फेंकना नहीं है, डस्टबिन में एकदम, डस्टबिन में जाके डिस्पोज कर देना, ठीक है। नैपकिन्स इज यूज टू ड्रेन पाइप मीनिंग सूखा होता है, एकदम सूखा होता है, टू द टॉयलेट्स, हाँ ड्रेन पाइप्स होते हैं, टॉयलेट्स में भी डिस्पोज कर सकते हैं इसको, जब फ्लशेबल टॉयलेट्स होते हैं उसमें, क्योंकि एक तरह नैपकिन्स होता है टिश्यू पेपर जैसा होता है, बहुत पतला रहता है, तो डिस्पोज हो सकता है वो, बाद में वो गल जाता है, ठीक है। इन द ओपन एरिया, या कोई खुला एरिया है जहाँ कोई आता जाता ना, वहाँ पे या मिट्टी में दबा दो ये, लेकिन हमें ऐसा है कि अगर देखो वो चीज़ ब्लीडिंग है तो किसी को इन्फेक्शन हो गया, किसी को लग गया, कुछ हो गया, तो इसलिए उसे डिस्पोज अच्छे से करना चाहिए। हैंडलिंग द नैपकिन्स, उसके बाद हैंडलिंग करने के बाद नैपकिन्स को अच्छे से हैंड वॉश से या सोप से अच्छे से हाथ धो लेना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया क्या, इसमें कुछ बाकी तो नहीं रहना एनसीईआरटी में हमारा, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया क्या, पूरा हमने पढ़ लिया इसके बारे में, ये हमने पढ़ लिया पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने अच्छे से पढ़ लिया ध्यान से, ठीक है। मेनली ये ना ये जो दे रखे हैं डायग्राम, इसमें जो दे रखा है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का मैंने जो हार्मोन यूज बताया, वो मेनली याद रखना है, इसका कब क्या होता है, ठीक है, कब रिलीज होता है, कब इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है जनरली। तो आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।